हे गाइस, आप लोग कैसे हो? तो गाइस लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, सारे कंजुगेटेड सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब हमको बहुत सारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया गया होगा, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, वो हम देखेंगे। ऑर्डर कैसे हम लिख सकते हैं, ऑर्डर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग बहुत सारे रूल देखते हैं। तो जो रूल नंबर 1 है, उसमें हम क्या देखते हैं, दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल देखना, ये दोनों स्ट्रक्चर में, ए वाले स्ट्रक्चर में इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, ये एक हो गया और एक दो हो गया। तो इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इसके पास दो पाई बॉन्ड है, लेकिन बी में कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए होगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे देखना CH3 C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है। फिर सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसके पास एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी। जो फर्स्ट रूल डिसाइड करती है वो है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो गाइस, हम लोगों ने रूल नंबर 1 तो डिस्कस कर लिया। जो रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है, दैट स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 सेपरेशन। मतलब ये स्टेबिलिटी इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर चार्ज सेपरेशन उसमें होगा तो वो कम स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, बट कंडीशन क्या रहना चाहिए कि पाई बॉन्ड दोनों में सेम हो। देखना, ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में इस स्ट्रक्चर के पास इसके पास एक पाई बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर के पास भी इसके पास एक पाई बॉन्ड है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, इस स्ट्रक्चर में देखना आपको कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं दिखा है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में देखना, इस वाले स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें चार्ज सेपरेशन है, मतलब इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं है। तो हमारे रूल के हिसाब से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये एक आयन पार्टिकल है, इसके पास चार्ज है, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप लोग देखो, इसमें 3 पाई बॉन्ड है और इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड तो इससे दोनों में सेम है, बट अगर इस वाले स्ट्रक्चर में हम लोग देखें, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज सेपरेशन बिल्कुल नहीं है। जबकि यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ एक ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें तो चार्ज सेपरेशन आ गया, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। फिर नेक्स्ट वाले में अगर हम लोग देखें, देखना इसके पास 3 पाई बॉन्ड है और इसके पास भी 3 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में इसके पास कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें चार्ज सेपरेशन है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें चार्ज नहीं है। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस, जो 3 नंबर रूल हम देखते हैं स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए, वो क्या कहता है, दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स। अगर पाई बॉन्ड सेम है, चार्ज सेपरेशन भी सेम है, तो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स। मतलब उस कंपाउंड में जितने भी एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखना BH2CH डबल बॉन्ड Cl माइनस है और यहाँ पे BH2 माइनस डबल बॉन्ड CH Cl है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में बोरोन ने कितने बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो ये टोटल 3 बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब BH2 एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्टेट में है, क्योंकि इसका चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड है। तो क्या होगा, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो कर रहा है। लेकिन अगर इस वाले में अगर हम लोग देखें, तो देखिए बोरोन 2 तो बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ और एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया हुआ है। मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन, मतलब दो दो इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और दो एक डबल बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है और यहाँ पे क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो BH2 है यहाँ पे इसके ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और यहाँ पे इसके कंप्लीट ऑक्टेट है। तो स्टेबल ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखना यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और
यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि हमारा फर्स्ट रूल था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा पाई बॉन्ड एक है तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमको देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फिर देखना है चार्ज सेपरेशन, फिर जाके हमको देखना है स्टेबिलिटी, देखना है कौन से बेसिस पे, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर मैक्सिमम एटम्स, ठीक है। फिर इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग देखना, यहाँ पे है कुछ पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो स्टेबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई बॉन्ड के, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर इस वाले में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो स्टेबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई बॉन्ड के, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है, दोनों में ही चार्ज सेपरेशन है, और दोनों में ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, या दोनों में ही कंप्लीट ऑक्टेट है, तो हम लोग नेक्स्ट जो फैक्टर डिसाइड करती है स्टेबिलिटी, वो क्या है, दैट नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे CH2 माइनस है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज को कौन ज़्यादा अच्छे से अकोमोडेट कर सकता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और फिर ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो देखना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, बट इस वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किसके पास है, कार्बन के पास है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर अगर ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोग देखें, 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखना, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, तो तीनों में तो पाई बॉन्ड एक है। फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग देखना है कहाँ, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो यहाँ पे दोनों में चार्ज है, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इस स्ट्रक्चर के बाद जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो तो ये होगा। और ये वाला स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो हमको देखना है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जिसका होगा उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सल्फ़र पे नेगेटिव चार्ज, तो सल्फ़र तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल की कौन ज़्यादा होगा, ये होगा। फिर इस वाले में देखना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जो फिफ्थ रूल डिसाइड करती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, वो क्या है, दैट ऑपोजिट चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन क्लोज एंड लाइक चार्जेस आर मोर स्टेबल व्हेन फार। मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो जो जितना ज़्यादा पास होंगे वो स्ट्रक्चर इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर लाइक चार्जेस है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो जितना दूर होंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे हम लोग देखते हैं, आइए देखेंगे। देखना, यहाँ पे OH है, फिनॉल, फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखना कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो हमारा रूल नंबर 2 के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया ए। फिर नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पास पास है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर है, तो जो पास पास होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ए हो जाएगा, देन स्टेबल होगा बी और देन स्टेबल होगा सी, तो ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। फिर यहाँ पे देखना,
इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो हमको बताया अगर चार्ज सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं है तो वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ही होगा। तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पास पास है, और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, फिर ये होगा। तो ऑर्डर आएगा क्या? ये ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। फिर अगर इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें, देखना यहाँ पे NH2CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस है, और यहाँ पे NH2 प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप कैसा नेमिंग करोगे तो नेम तो सेम ही आएगा। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर तो इक्वल है, ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इस दोनों का मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इनका IUPAC नेम आप लिखोगे तो सेम ही आएगा, और इनका स्टेबिलिटी भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कौन कैसा होगा? A इक्वल टू B, मतलब दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा। फिर इस वाले स्ट्रक्चर में हम लोग देखें, अगर देखना यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है फोर्स वाले स्ट्रक्चर में, तो इसका तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाला है। फिर अगर हम B और C में देखें, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्लोज है, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर है। फिर नेक्स्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये, और फिर स्टेबल होगा ये। तो भाई जो नेक्स्ट स्टेबिलिटी हमारा डिस्कस करते हैं वो उसमें क्या देखते हैं, रूल नंबर 6 में, दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज मोर स्टेबल व्हेन इट इज सराउंडेड बाई कार्बन एटम्स, व्हेन इट इज़ मोर सराउंडेड बाय कार्बन एटम्स। मतलब अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो कार्बन जितने ज़्यादा कार्बन के सराउंडेड होगा वो ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाए। क्यों? आप रीजन देख सकते हो, क्योंकि कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज मतलब वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा है मतलब कार्बन, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज को कम करवाएगा, तो मतलब वो उसको कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं? ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है ये वाला कार्बन, और फिर ये वाला कार्बन भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। जबकि जो ये वाले कार्बन है, यहाँ पे ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो कम स्टेबल होता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू किससे? बी। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं ये वाला चीज़, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर बी वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? देखिए कायदे के हिसाब से तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे रिजोनेंस लग रहा है, बट यहाँ पे भी लग रहा है रिजोनेंस, बट फ़र्क क्या है? यहाँ पे ये एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन और यहाँ पे एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। फिर इस वाले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ए होगा। क्योंकि सॉरी, मतलब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा अगर वो ज़्यादा कार्बन के सराउंड है, बट अगर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बहुत सारा कार्बन सराउंड करके रखें, वो उसको अनस्टेबल बना देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा है, और उसको बहुत सारा कार्बन आइटम सराउंड करके रखेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन फिर से प्रोवाइड करेंगे। किसी के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, हम इसके नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो वो उसको और ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल हो जाएगा और ये वाला स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ए स्टेबल होगा, फिर स्टेबल होगा बी। फिर इस वाले स्ट्रक्चर में आप लोग देखना, यहाँ पे ये वाला कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि 2 डिग्री कार्बन है, और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो कि 1 डिग्री कार्बन है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये वाला स्टेबल होगा। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 7, उसमें फ्राइज रूल हम देखते हैं, जो क्या कहता है, दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीनॉइड फॉर्म्स। अब ये बेंजीनॉइड फॉर्म क्या होता है हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, हम नैप्थेलिन का स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं। देखना ये नैप्थेलिन है और इसका नैप्थेलिन का ये वाला इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर ये वाला नैप्थेलिन हम लोग देखें, तो ये इसका ये वाला पार्ट देखो, ये कंप्लीट बेंजीन दिख रहा है आपको। फिर इसको छोड़ दो और इस वाले पार्ट को देखो, ये भी आपको एक कंप्लीट बेंजीन दिख रहा है। बट
अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर को देखें तो ये वाला पार्ट तो हम लोग एक कंप्लीट बेंजीन दिख रहा है, लेकिन अगर ये वाला पार्ट को हम ब्रेक करें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखा है जो कि बेंजीन मतलब नॉट अपियरिंग लाइक बेंजीन। ये बेंजीन की तरह आपको दिख रहा है क्या? अगर यहाँ पे एक होता डबल बॉन्ड तो ये बेंजीन की तरह दिखता। तो यहाँ पे बेंजीन लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर कितने हैं? 2 है, लेकिन यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर में बेंजीन लुकिंग लाइक स्ट्रक्चर कितने हैं? 1 है। सिर्फ ये वाला रिंग है हमको दिख रहा है बेंजीन की तरह, ये वाला रिंग हमको बेंजीन की तरह नहीं दिख रहा है। तो फ्राइज रूल क्या कहता है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजीनॉइड फॉर्म्स। बेंजीनॉइड फॉर्म इसमें ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर ये वाले स्ट्रक्चर में आप लोग देखना, यहाँ पे आप लोग कितने बेंजीनॉइड फॉर्म दिख रहे हैं? ये वाले स्ट्रक्चर में इसमें तो आपको दिख रहे होंगे एक बेंजीनॉइड फॉर्म। फिर अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर देखें, ये बीच वाला रिंग को, ये भी एक बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, बेंजीन लाइक दिख रहा है। लेकिन अगर लास्ट वाले को हम लोग देखें, ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। तो इसमें बेंजीनॉइड फॉर्म कितने हो गए? 2, क्योंकि 2 रिंग ही बेंजीन के तरह दिख रहे हैं। ये वाला अगर स्ट्रक्चर हम देखें, फर्स्ट वाला तो दिख रहा है हमको बेंजीन लाइक, लेकिन अगर सेकेंड स्ट्रक्चर को हम लोग देखें, ये दिख नहीं रहा है बेंजीन के जैसा। और थर्ड के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो ये दिख नहीं रहा है बेंजीन के जैसा। तो इसमें 2 बेंजीनॉइड फॉर्म है और इसके 1 बेंजीनॉइड फॉर्म है। तो स्टेबल कौन सा होगा? 2 बेंजीनॉइड फॉर्म वाला, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जो सबसे लास्ट और आखिरी वाला रूल हम लोग डिसाइड करते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए, वो क्या है? दैट ऑलवेज एरोमेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर और फिर एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? ये वाला एग्जांपल आप लोग देखना। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी, यहाँ पे इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आपको लग रहा होगा कि ए होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे ए पे देखना, यहाँ पे 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो एरोमेटिक है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी होगा। क्यों? मैंने बताया था एरोमेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और फिर ए होगा, क्यों? क्योंकि एक है नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, उसके पास 3 पाई बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक हो गया, फिर हमारा नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक सिस्टम, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है। फिर ए होगा क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है। फिर सी होगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। तो लास्ट वाला रूल जो हम देखते हैं उसमें क्या देखें हम लोग, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक, और फिर स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस किया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के ऑर्डर, कैसे हम ऑर्डर डिस्कस करते हैं विथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स एंड हाँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ये हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। मतलब 2 वीक से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, मतलब कोई सब्सक्राइबर ही इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा मन से हट गया है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा देना। बेसिक एजुकेशनल चैनल्स को कोई सपोर्ट ही नहीं करता। और कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।